गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम आपके प्रैक्टिकल क्लास में जो हम हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स, यानी कि जितने भी उत्तकों से बनी हुई माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स होती हैं जो माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखते हो, उसका हम अध्ययन कैसे करें, उसको हम पहचाने कैसे। ठीक है, एक नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल स्लाइड को हम पहचाने कैसे, हम इसकी क्लास कर रहे हैं। और पिछले दो के बाद ये तीसरा क्लास है। हमने 2-3 ऑर्गन देख लिए। अब आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी और जो थायराइड है आपके सिलेबस के हिसाब से, इन दोनों ग्लैंड्स की हिस्टोलॉजी क्या होती है, इनकी औत्तिकी क्या होती है, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पिट्यूटरी शुरू करते हैं। पिट्यूटरी, आपको पता है कि पिट्यूटरी हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से में, देखिए जहां मैं मार्क कर रहा हूं, ये देखिए यहां पर जो ये ग्लैंड दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये एक्चुअली क्या है जो मैं घेर के बता रहा हूं, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इसके ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ऊपर देखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कुछ ऊपर से नर्व एंडिंग्स आ रही है, पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई है। तो हमें उसके डिटेल में नहीं जाना। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे अगले साल, तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चरल डिटेल, जो ग्रॉस स्ट्रक्चरल डिटेल है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगले साल। अभी हमें सीधे इसके उत्तक को पढ़ना है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा जल्दी में स्किप करते हैं। लेकिन एक बात बतानी आवश्यक है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, देखिए ये मटर के दाने जैसा है जो या लटका हुआ है, इस क्या कहते हैं, एक स्थमज जैसे एक संरचना से, इन्फंडिबुलम बोलते हैं उसको। तो इसका एक पार्ट है, आगे वाला जो देख रहे हो, इसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरे का नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मतलब पिट्यूटरी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आगे जो सुपीरियर पार्ट होता है, इसमें ये करीब करीब पूरे पिट्यूटरी का 80 to 90% होता है, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। कि पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी है। और एक जो इंफीरियर होता है, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। न्यूरो इसलिए कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे अनमाइलिनेटेड नर्व्स होते हैं, वहां पे नर्व सप्लाई बहुत होता है। ये जो पार्ट है आप देख रहे हो ना, यहाँ नर्व से रिच है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम माइक्रोस्कोपी में सीधा चलते हैं। कि देखिए आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये इसका एंटीरियर लोब है एक, और ये वाला जो पार्ट है पोस्टीरियर लोब है। लेकिन ये बहुत ही आप यूं समझिए कि जैसे डिसेक्शन माइक्रोस्कोप में देखते हैं वैसे दिखाई पड़ता है। इसको थोड़ा सा अगर अपन एनलार्ज करेंगे तो अपने को जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एडिनो हाइपोफाइसिस है, वो ऐसा दिखेगा। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ऐसा दिखेगा। इसमें बहुत सारे नर्व एंडिंग हैं, बहुत सारे नर्व्स हैं, बेसिकली बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो जिस पर माइलिन का कवर नहीं होता। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, आप ये समझिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कुल 6 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। ऑल टुगेदर देयर 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स दैट आर बीइंग सीक्रेटेड फ्रॉम व्हिच आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो इसमें अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो अलग अलग हार्मोन्स को जो सीक्रेट करने वाले जो सेल्स हैं वो भी अलग होते हैं, है ना। यहाँ से भी हार्मोन सीक्रेट होता है, क्या कहते हैं, हार्मोन है वेसोप्रेसिन, एडीएचएल आता है। लेकिन अभी कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हार्मोन का फंक्शन क्या है, उसकी मेल फंक्शनिंग क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड एज सच नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हम उसको, उस पार्ट को स्किप करेंगे, ये अगले साल आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो जैसे मैंने कहा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी की बात पहले कहते हैं, एंटीरियर लोब जो उसमें 3 डिवीजन होता है। एक होता है पार्स डिस्टैलिस,
ये पार्स डिस्टरी सबसे बड़ा है और इसमें सबसे ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। एक बीच वाला पार्ट जो जंक्शनल पॉइंट पर है, इसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, यानी इंटरमीडिएट पार्ट। और इसमें एक ही हार्मोन निकलता है, MSH। इसका बहुत ही, ह्यूमन बीइंग में तो बिल्कुल ये प्रॉपरली दिखाई भी नहीं पड़ता। जो दूसरे मैमल्स हैं, खास तौर से जिनमें रंग बदलने की क्षमता ज्यादा होती है, तो वहां पर ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। ह्यूमन बीइंग में तो बहुत ही कम एक्टिव होता है। फिर है पार्स ट्यूबरेलिस, है ना। ये पार्स ट्यूबरेलिस यहाँ दिखाई नहीं गया है। ये एंटीरियर लोब का ही एक्सटेंशन है, जो पिट्यूटरी स्टॉक देखा था ना हमने, कि जब हाइपोथैलेमस से आकर के और दो एक बाइलोब स्ट्रक्चर में पिट्यूटरी अपने को दिख रहा था, तो बीच में जोड़ने वाला जो था उसको पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं। तो पिट्यूटरी स्टॉक से जुड़ा होता है। और पोस्टीरियर पार्ट है, हम बता चुके आपको, इसको कहते हैं पार्स नर्वोसा। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो टिश्यूज है उसकी हिस्टोलॉजी कैसी होती है। जैसे देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें जो पार्स डिस्टेलिस होता है, उसमें बेसिकली दो, अगर हम स्टेनिंग के हिसाब से देखें तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं एसिडोफिल्स, यानी कि एसिडिक स्टेन्स जो होते हैं उससे ये रंजित होते हैं, इस्नोफिल वगैरह से। तो जो कोशिकाएं एसिडिक स्टेन से, यानी कि एसिडिक रंजकों से, अम्लीय रंजकों से रंजित होती हैं, स्टेन होती हैं, रंगती हैं, वो एसिडोफिल्स कहलाती हैं और उनका कलर आमतौर पर पिंक होता है। दूसरी तरफ जो बेसोफिल्स होते हैं वो बेसिक डाइज या बेसिक स्टेन या जो क्षारीय रंजक होते हैं उससे रंजित होते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं? 6। एक हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम STH या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा एक मिल्क इजेक्शन और मिल्क सिक्रीशन के लिए मेमरी ग्लैंड से, यानी कि स्तन कोशिका, स्तन ग्रंथियों से, उसका रेगुलेशन के लिए हार्मोन होता है, इसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। अब आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों कोशिकाएं पिंक कलर की होंगी बिकॉज दे आर एसिडोफिल्स। फिर जो बेसोफिल्स कोशिकाएं हैं वो है कॉर्टिकोट्रॉफिन, जो ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है, जहां पर कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह निकलते हैं। दूसरा हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि पर काम करता है, उसको उद्दीपित करता है, उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो दोनों हैं ये जनन पर काम करते हैं, टेस्टिस और ओवरी पर, इसलिए इनको हम गोनेडोट्रोफिन भी कहते हैं। जनन को अंग्रेजी में हम गोनेड कहते हैं। तो गोनेडोट्रोफिन, ट्रोफिन मतलब किसी चीज को बढ़ाना, ट्रोफिन गति देना। तो ये गोनेडोट्रोफिन दो है, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसमें जितने भी पिंक कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, जैसे ये कोशिका आपको पिंक दिख रही है ना। मैं एन सर्किल कर दूं, देखिए ये कोशिका आपको पिंक दिख रही है और दूसरी तरफ ये कोशिका आपको पर्पल दिख रही है। तो जितनी पिंक कोशिकाएं हैं सारी की सारी एसिडोफिल है, जो पर्पल कोशिकाएं होंगी वो बेसोफिल होंगी। अब देखिए जो उसमें कितने तरह, मैंने कहा 6 हार्मोन है, तो हर हार्मोन को निकालने के लिए अलग कोशिका है। जो सोमेटोट्रॉफिन यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करने वाली जो कोशिकाएं होती है उसको कहते हैं सोमेटोट्रॉफ्स। उसी प्रकार से जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाली कोशिका होती है उसको हम कहते हैं थायरोट्रॉफ्स। उसी प्रकार से जो गोनेडोट्रोफिन को उद्दीपित करने वाली कोशिकाएं होती है उसको, बल्कि गोनेडोट्रोफिन को सिक्रीट करने वाली, उद्दीपित नहीं, गोनेडोट्रोफिन्स यानी कि LH और FSH को स्रावित करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम कहेंगे गोनेडोट्रॉफ्स। जो प्रोलैक्टिन को स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं उसको हम लैक्टोट्रॉफ बोलेंगे, है ना। तो अभी ज्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ कोशिकाओं के नाम हम बता रहे हैं, क्योंकि अगली स्लाइड में हमें इन कोशिकाओं को दिखाना है आपको कि सोमेटोट्रॉफ्स कौन से हैं, कॉर्टिकोट्रॉफ्स कौन से हैं, थायरोट्रॉफ्स कौन से हैं, गोनेडोट्रॉफ्स कौन से हैं और लैक्टोट्रॉफ्स कौन से हैं। तो देखिए
ये कॉर्टिकोट्रॉप्स हमने बता दिया आपको पहले ही। मतलब कॉर्टिकोट्रॉप्स क्या करेगा, दे विल सिक्रीट द एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और दूसरा एक मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये निकलता है पार्स इंटरमीडिया से। ठीक है, इनका हाइपोथैलेमिक कंट्रोल क्या होता है अभी आपको बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने ये स्लाइड कॉपी की है 3rd ईयर के प्रेजेंटेशन से, इसलिए आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये बताना मेरा मकसद है नहीं है। और ये देखिए थोड़ा सा ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का, अगर आप देख सकें तो। लेकिन ये सारी कहानी अगले साल के लिए। तो देखिए अब हम एक डायग्रामेटिक देखते हैं कि डायग्रामेटिकली जो क्या कहते हैं, जो 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 पिट्यूटरी की स्लाइड है, पिट्यूटरी का जो सेक्शन है वो कैसा दिखाई देगा। तो मैंने कहा था पिंक कोशिकाएं कौन सी होंगी, पिंक कोशिकाएं वो होंगी जो एसिडोफिल है। एसिडोफिल में देखिए कितने तरह की, एक कोशिका कहलाती है, इसको हम अल्फा सेल बोलते हैं। अल्फा सेल सोमेटोट्रॉप्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन ये या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन जिसको कहते हैं वो स्रावित करेंगे। एक और यहाँ पे एप्सिलॉन करके, ये भी एसिडोफिल है, ये भी थोड़ा पिंकिश है। ये जो एसिडोफिल है ये क्या है, लैक्टोट्रॉप्स है, यानी कि ये प्रोलैक्टिन का स्राव करेंगे। फिर उसी तरह से देखिए ये बीटा सेल है। बीटा सेल जैसे मैंने कहा ये क्या है, ये बेसोफिल है, और ये थायरोट्रॉप्स है, यानी कि ये थायराइड का स्राव करेंगे। उसी तरह से गामा सेल है, ये भी बेसोफिल होते हैं, और ये कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है उससे स्रावित होंगे, उस पर काम करने वाले हार्मोन स्रावित कर, मतलब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करने वाले हार्मोन स्रावित होते हैं, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और फिर कुछ डेल्टा सेल है, ये भी बेसोफिल सेल है। देखिए ये भी क्या कहते हैं, ये गोनेडोट्रॉप्स है, मतलब FSH और LH सिक्रीट करेंगे। ये जो कॉर्टिकोट्रॉप्स है ये उतने बेसिक नहीं होते, ये बेसिक होते हैं मतलब हाईली बेसिक नहीं होते, जबकि जो थायरोट्रॉप्स हैं और जो गोनेडोट्रॉप्स हैं ये हाईली बेसिक सेल्स हैं, और ये दोनों हाईली एसिडिक सेल्स हैं। ठीक है, ये लेस बेसिक सेल्स हैं गामा सेल्स, यानी कि कॉर्टिकोट्रॉप। अब देखिए इसमें जो पिंक कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, तो कहने का मतलब जो पिट्यूटरी की स्लाइड देखोगे तो आपको कुछ कोशिकाएं पिंक दिखाई देंगी, कुछ पर्पल दिखाई देंगी, और ये सारे ग्रुप्स में होती हैं, जम्बल्ड होती हैं। इनके न्यूक्लियस देखिए बड़े प्रोमिनेंट हैं। तो अलग अलग ये पिंक और पर्पल, ये दो तरह की कोशिकाओं का जंबल दिखाई पड़े, बीच बीच में ऐसा स्पेस आपको दिखाई पड़ता है। ये ब्लड वेसल्स वगैरह है यहाँ पर, जो कि बीच बीच का स्पेस आपको दिखाई पड़ा, और कुछ ये लैक्न मतलब ये स्पेस है जहां से कि हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये पिंक हार्मोन है। पिंक कोशिकाओं को देख करके अभी ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये सोमेटोट्रॉप्स हैं या लैक्टोट्रॉप्स हैं, लेकिन है इन दोनों में ही कोई। ठीक है, तो ये इस प्रकार की स्लाइड अगर आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है, तो ये हम मानेंगे कि ये पिट्यूटरी की स्लाइड है। ठीक है, और इस स्लाइड को आप इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं, और सॉफ्ट कॉपी हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपने प्रेजेंटेशन में ना आप ऐसा करो कि एक इन सारी स्लाइडों की एक कॉपी बना लो, एक पेज पे, और इसको आप कंपेयर कीजिए कि हाउ ये, जैसे अब मैंने लीवर की स्लाइड, उसको पहचानना अलग से आसान है। पेनक्रियास बताया, आइलेट ऑफ लैंगरेंस खूब सारे होते हैं। हमने किडनी बताई थी आपको, उसमें जो बोमेन कैप्सूल वाला एरिया जो मेल्पिगियन बॉडी होता है उसके सेक्शन अपने को दिखाई पड़ते थे, तो उससे वो पहचान में आ जाते हैं, बीच में ट्यूब्यूल जैसी संरचना होती है। इसमें आप देखिए कि इसकी संरचना बिल्कुल अलग से है। इसमें एक तो पहले तो पिंक और पर्पल दो कलर बड़े प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ते हैं, और इसके अलावा इनका जो जमावड़ा है ये क्या कहते हैं, कोई एसिनी या लोब्यूल्स के फॉर्म में नहीं है, ये स्कैटर्ड है पूरे में। और ऑब्वियस ही बात है कि जो पिंक कोशिकाएं हैं उसमें से कुछ कोशिकाएं बड़ी हैं, कुछ कोशिकाएं छोटी है। इनके न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट है। देखिए ये जो मैं आउटलाइन आपको बना दे रहा हूं, ये देखिए दिस इज द आउटलाइन ऑफ अ सेल, ये सेल की आउटलाइन है। और इसके बीच में आप ये देखो कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कितना प्रोमिनेंट है।
बड़े न्यूक्लियस वाले पिंकिश और पर्पलिश कोशिकाओं का ऐसे स्कैटर्ड हो, बिखरी हुई हो, तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस का कारण है। उसी प्रकार से देखिए पर्पल, ये सेम स्लाइड है, वहां मैंने पिंकिश कोशिकाओं को बताने के लिए किया था। तो यहाँ जो पर्पल कोशिकाएं कौन कौन सी होंगी, ये कॉर्टिकोट्रॉप्स थोड़ी जो सफेद कलर की, सफेद नहीं बल्कि जो हल्की पर्पल होगी। कुछ कोशिकाएं पिंक है, कुछ हल्की पर्पल वाली जो कोशिकाएं है ना, ये वाली जैसे मैं बता रहा हूं, या जो हल्की पर्पल कोशिकाएं हैं, एक सेकंड, जो हल्की पर्पल कोशिकाएं हैं, जैसे ये वाला थोड़ा लेस पिंक है, ये वाला देखिए, ये कोशिकाएं, ये कॉर्टिकोट्रॉप्स है। और बाकी जो डीप पर्पल कोशिकाएं से ये है। अब ये जो डीप पर्पल कोशिकाएं हैं और कुछ हल्की पर्पल कोशिकाएं, जो हल्की पर्पल कोशिकाएं हैं वो कॉर्टिकोट्रॉप होंगे, और जो डीप पर्पल कोशिकाएं हैं वो गोनेडोट्रॉप होंगे। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, और मिला जुला करके जो पिट्यूटरी की संरचना होती है वो ऐसी होती है, जब इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई पड़ेगी। होता क्या है, इसमें सारे के सारे ये जो है ना, ये आपको ये सारे के सारे खूब सारे तंत्रिकाएं हैं, और उन तंत्रिका कोशिकाओं का अपने को आउटलाइन दिखाई नहीं पड़ेगी। तंत्रिका कोशिकाएं आपको पता है बहुत लंबी होती हैं, रस्सी के आकार जैसी होती हैं। इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं, है ना, इसमें से कुछ कोशिकाएं होती हैं जो, जैसे ये पिट्यूटरी साइट है, साइट मतलब कोशिका पिट्यूटरी में पाया जाता है। एक हेयरिंग बॉडी होता है जहां से कि वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एडीएच और एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ये दोनों सिक्रीट होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स बीच बीच में। तो आमतौर पर जब भी कोई टीचर लगाता है तो वो अगर पिट्यूटरी लगाएगा तो आगे वाला पार्ट ही लगाएगा, ये कम लगाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझने में कंफ्यूजन होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड देखिए, हमारे गर्दन की ये थायराइड कार्टिलेज है, और इसको आपको अपने गले को छूइए तो बिल्कुल महसूस होगा। उसके नीचे ये ओरिएंटेशन है किसका, यहाँ पर जो बटरफ्लाई शेप में जो ये दिख रहा है आपको, ये है थायराइड ग्लैंड, जो रेड कलर में है ना, ये जो बटरफ्लाई शेप जो स्ट्रक्चर है, दिस इज थायराइड ग्लैंड। ये सामने से ये थायराइड ग्लैंड है, और होता क्या है कि पीछे जाकर के ये ऐसा पूरा गोल नहीं बनता, बल्कि ये बटरफ्लाई पीछे पूरा जाके जुड़ता नहीं है। और वहां पर जो पीछे वाला भाग है, वहां पे देखिए मैं एक एन सर्किल कर रहा हूं इसको, है ना, इसको मैं एन सर्किल कर रहा हूं, जैसे ये देखिए, ये 4 आपको पीले कलर के बॉडी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये चारों जो पीले कलर के बॉडीज है ना, दे आर द पाराथायरॉइड्स। पाराथायरॉइड भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है, और बाकी थायराइड अपना हार्मोन थायरोक्सिन तो सिक्रीट करता ही है, एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जो मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, अब पहले हम जैसे हमने पिट्यूटरी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझा ना, वैसे पहले इसको देख लें। इसमें देखिए कि बहुत बड़ी कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ये क्या है, ये फॉलिकल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है। इन फॉलिकुलर सेल्स के चारों तरफ आप देखिए कि एक सिंगल सेल का एक बाउंड्री बना हुआ है, और इसके अंदर इस बाउंड्री, ये पूरी सेल की बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर आप क्या देख रहे हो कि इसमें कोलॉइड, एक कोलाइडी विलियन भरा हुआ है। और ये कोलाइडी विलियन होता है, इसी में इसको हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। वो जो है उसी से थायरोक्सिन का निर्माण होता है। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन जो होता है उससे थायरोक्सिन का निर्माण होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। और इसमें देखिए ये कुछ पाराफॉलिकुलर सेल्स हैं, है ना, ये तो फॉलिकल सेल्स के बाहर है ना। तो इसमें से जो पाराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो दूसरा हार्मोन बनाते हैं, लेकिन जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उससे ये क्या कहते हैं, क्या ये THH हार्मोन से ये उद्दीपित होता है, और ये थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। जो पाराफॉलिकुलर सेल्स है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
तो अब आगे चलें, देखिए अब ये आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा, ये संरचना अपन ने कभी नहीं देखी थी, है ना। ये आप क्या देख रहे हो, ये थायराइड फॉलिकल है, फॉलिकल के चारों तरफ सिंगल सेल का एक लेयर है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा था। ये क्लियर, अगर आपने उस डायग्राम को समझ लिया है तो ये आपको फॉलिकुलर सेल्स बड़े आराम से दिख रहे हैं ना। और ये देखिए ये थायराइड फॉलिकल है, जिसका ये मैं बाउंड्री बना रहा हूँ कोशिकाओं का, और बीच में ये कोलॉइड इसमें भरा हुआ है, और इसमें कुछ कोशिकाएं देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये छोटी छोटी जो कोशिकाएं ये आपको ये दिख रही हैं, ये पाराफॉलिकुलर सेल्स है ना। तो जो बड़ी कोशिकाएं हैं जिसकी बड़ी स्पष्ट दीवारें हैं, है ना, नहीं ये तो फॉलिकल ही है, सॉरी, पाराफॉलिकुलर सेल्स ये हैं, ये जो बीच बीच में कुछ गुच्छे जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है ना। अब फॉलिकल्स हैं तो फॉलिकल्स कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो ये देखिए छोटे फॉलिकल हैं, ये छोटा फॉलिकल है, ये बड़ा फॉलिकल है। ये फॉलिकुलर सेल्स का जो आउटलाइन है और उसके बीच में पाराफॉलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं। इसके बीच में देखिए कि हम जब टेस्टिस की स्लाइड देखेंगे ना, तो टेस्टिस की स्लाइड में भी ऐसे ही से गोल गोल आपको एरिया दिखाई पड़ेगा, वो रेता नलिकाओं का होता है, लेकिन उसके बीच में इतने स्पेस में जो पाराफॉलिकुलर सेल्स और दूसरा जो इन दोनों के बीच में इतना स्पेस नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये है जो, अगर ये फॉलिकुलर सेल्स को आपने पहचान लिया तो इसका मतलब आपने थायराइड ग्रंथि को पहचान लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा था कि क्या था, हाँ ये एक्चुअली किसी आदमी के गर्दन की पीछे से अगर बनाएंगे ना, तो ये देखिए ये थायराइड का पोर्शन है, और बीच में जैसे मैंने आपको कहा था कि चार यहाँ पर चार जो हैं, चार यहाँ पर पाराथायराइड ग्रंथियां हैं, इनका पाराथायराइड हार्मोन या पीटीएच सिक्रीट करते हैं। और ये होता क्या है कि चूंकि ये थायराइड के बीच में ही होते हैं, है ना, तो ये आपको थायराइड के फॉलिकल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे थायराइड के, ये और स्पष्ट डायग्राम है ना। इस तरह का फॉलिकुलर संरचना आपको थायराइड ग्रंथि में मिलेगा। अब ये फॉलिकल आप बिल्कुल देख करके समझ रहे होंगे, ये फॉलिकल सेल्स हैं, जिसके बीच बीच में कुछ पाराफॉलिकुलर सेल्स भी यहाँ पर इस जगह पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जगह जगह पर यहाँ पर पाराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ये देखिए पाराफॉलिकुलर सेल्स हैं। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये बिल्कुल अलग से ही नहीं दिख रहा आपको, जैसे खूब सारे ग्रेन्स हो, वहां पर खूब सारे दाने हों, तो उसको देख करके आप कह सकते हैं कि ये थायराइड ग्रंथि है। लेकिन ये वाला पार्ट अगर आपको दिख जाए तो ये मान के चलिए कि ये आपको थायराइड में पाराथायराइड का भी पार्ट आ गया है उस सेक्शन में। तो इसको देख करके मतलब मेरे ख्याल से अगर इन दोनों स्लाइडों को आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को पहचानना कितना आसान है। इसके साथ ही लेक्चर खत्म करता हूं। आपको जैसे मैंने कहा कि कोई परेशानी हो, कोई लेक्चर में दिक्कत हो समझने में, तो आप डायरेक्ट मैसेज करिए। अब जैसे कल एक बच्चे ने कहा है कि उसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में एक चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि कल जो लेक्चर मैं अपलोड करूं वो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का ही कर दूं। इसलिए आप जरूर पूछिए, आप पूछते हो तो हमें लगता है कि नहीं आप देख रहे हो और हम जो ये मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ फल मिल रहा है। बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई व्यूज नहीं आता, तो हमें लगता है हम बेकार में ही ये हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आपके लिए हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसा महसूस कराओ कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। थैंक यू वेरी मच।